देखो जी, ये जो अपना मनाली लेह हाईवे है ना, इसकी कुछ खासियत है। सबसे बड़ी खासियत तो है कि इसमें है 5 दर्रे। रोहतांग, बारलाचला, नकीला, लाचुलुंगला और तंगलंगला। 5 दर्रे हो गए। इसके अलावा एक खासियत और है, वो है, अरे वो जिगजैग वाला रास्ता क्या नाम है, घाटा लूप्स। घाटा लूप 21 लूप है उसमें, एक के बाद एक, ऐसे 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 ऐसे। तो ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाए। और एक और खासियत है, वो है प्लेन, मोरे प्लेन। अब मोरे प्लेन क्या है वो आप इस वीडियो में देखोगे। तो देखिए, आज थी 14 जून 2013 और मैं जा रहा था लद्दाख साइकिल यात्रा पे, मनाली से स्टार्ट करके लेह की तरफ, और अभी पहुंचा हूं मैं पांग। इससे पहले की सारी वीडियो आप देख चुके हो। उस टाइम यानी 7 साल पहले मैं यूट्यूब पे एक्टिवेट नहीं था, तो इसलिए उस टाइम की हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। जो भी कुछ है हमारे पास फोटो है, और वो उस टाइम का हमारी यादें हैं और एक्सपीरियंस है। तो चलो आगे चलते हैं। इस फोटो में देखो, सुबह सुबह का टाइम है और मैं पांग से चल पड़ा हूँ। पांग की हाइट है लगभग 4500 मीटर। तो अब मुझे पता था कि जल्दी ही जो है यहाँ से, पांग से मोरे प्लेन शुरू हो जाएगा, और मोरे प्लेन में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पांग से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कितना ऊपर? 200 मीटर। तो 200 सवा 200 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ा। उसमें 5 घंटे लग गए। तो देखिए, ये फोटो है पांग से निकलने का, और आसमान में आप बादल देख सकते हो। लद्दाख आता है रेन शैडो में। रेन शैडो एरिया में बारिश वगैरह बहुत कम होती है, स्नोफॉल भी कम होता है, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ पे लगातार बादल थे। तो आज भी देखो घने बादल है सुबह सुबह। नॉर्मली सुबह सुबह बादल नहीं मिलते हिमालय में या फिर ट्रांस हिमालय में, लद्दाख वगैरह में। दोपहर बाद मिल जाते हैं पास वगैरह के आसपास, लेकिन सुबह सुबह बादल नहीं मिलते। सुबह सुबह अगर बादल मिल रहे हैं तो मतलब कि मौसम सीरियसली ख़राब है। इस फोटो में दिख रहा है पांग। तो पांग से 5 किलोमीटर का एक ऐसे ऐसे जिगजैग रास्ता है, 3 या 4, शायद 3 लूप है उसमें। तो चढ़ाई है, और इस 5 किलोमीटर में हम 200 मीटर का या फिर सवा 200 मीटर का एल्टीट्यूड गेन कर लेते हैं। पहुंच जाते हैं 4700 मीटर की हाइट पे। तो ये ऊपर चढ़ के नीचे हमें पांग दिखाई दे रहा है। इस फोटो में देखो, नीचे पांग दिखाई दे रहा है और ऊपर जो है बादल दिखाई दे रहे हैं। वही रोड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है तंगलंगला 83। तंगलंगला 63 किलोमीटर, 83 नहीं है, 63 किलोमीटर है तंगलंगला। तंगलंगला पास इस पूरे रास्ते का सबसे हाईएस्ट पास है। तो चलेंगे वहाँ पे भी हम, धीरे धीरे उसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह मैं साइकिल से तंगलंगला पहुँच पाता हूँ। मुझे भी खुद डर लगा हुआ था, ऊपर से बादल। चलिए खैर छोड़िए, ये नज़ारा आप देखिए। धूप और बादल, कहीं पे धूप पड़ती है, कहीं पे छाँव पड़ती है, तो पे अलग ही रंग निकल के आते हैं पहाड़ों के। और यहाँ से शुरू होता है मोरे प्लेन। मोरे प्लेन, प्लेन से पता चलता होगा कि ये प्लेन है, मतलब कि 40 50 60 किलोमीटर का एकदम से प्लेन प्लेन रास्ता है, और इस पर आप गाड़ियाँ भगा सकते हो। उस टाइम तो देखो सिंगल रोड थी, और आज की डेट में डबल रोड बन चुकी है, और वहाँ पे 80 90 100 की स्पीड पे गाड़ियाँ भागती हैं। ये देखो प्लेन के फोटो, मोरे प्लेन। सीधी सड़क, सपाट रास्ता, ना कोई चढ़ाई ना कोई उतराई। एक और फोटो, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन सड़क हमें सीधी दिखाई दे रही है। कोई चढ़ाई नहीं, कोई उतराई नहीं, और हल्के हल्के मोड़ हैं सड़क में, लेकिन कुल मिला के सड़क सीधी कही जाएगी। जैसी हमारी मैदानी भागों में 2-4 किलोमीटर के 5-10 किलोमीटर के बाद हल्के फुल्के मोड़ आ जाते, ऐसी जो है इस एरिया में 50 किलोमीटर की लंबाई में। ये देखिए ट्रक जा रहा है लद्दाख की तरफ, लेह की तरफ, और एक गाड़ी जो है लेह की तरफ से आ रही है। ये कोई वाटर क्रॉसिंग है। देखिए वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है बारिश। तो वाटर क्रॉसिंग का मतलब क्या है? फिर भी ये मान के कुछ जगहों पे वाटर क्रॉसिंग बनाई गई है कि क्या पता फ्यूचर में कुछ हो ही जाए, बारिश ही हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो पानी कहाँ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वाटर क्रॉसिंग बनाई है। कुछ भेड़ें वगैरह चल रही हैं, तो आपको पता है पिछली वीडियो में हमने आपको नोमैड लोगों के बारे में, वहाँ के जो घुमंतु लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, उनके बारे में हमने बताया था। तो उनके पास भेड़ें वगैरह होती हैं, तो मुख्य व्यवसाय उनका भेड़ पालन है, और वो पूरे साल सर्दियों में भी गर्मियों में भी वहीं पे रहते हैं। और ये हिमांक कोई प्रोजेक्ट का नाम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और इनके जो डायलॉग है, बल्ले बल्ले हिमांक तेरा नहीं मुकाबला, इनके जो डायलॉग है वो बड़े बढ़िया बढ़िया लगते हैं। अगर डायलॉगों का भी एक फोटो किया जाए ना, इतनी मोटी किताब बन जाएगी, इतने सारे डायलॉग हर जगह। तो ये नज़ारे देखो, एकदम नीला आसमान है, सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं, और मटमैले पहाड़ हैं। और मैं पहुंच गया यहाँ पे। यहाँ से है लेह 150 और उपसी है 100 किलोमीटर। ये मोरे प्लेन ही चल रहा है अभी भी।
मोरे प्लेन के बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। इसकी ज्योग्राफी क्या है, मोरे प्लेन कैसे बना, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये थोड़े से और फोटो देख लेते हैं। आप जो फोटो देखते रहिए, उस टाइम जो था इस रोड के चौड़े होने का काम चल रहा था, तो काफ़ी हिस्सा ये इस तरह से कच्चा मिला। लेकिन फिर बाद में जब हम 3 साल बाद गए तो एकदम से पक्का बन चुका था। 2 लेन की रोड, बीच में वो सफ़ेद वाली जो पट्टी होती है, एक लेन इधर एक लेन इधर, वो बेहतरीन रोड बनी हुई थी। और हमने 70-80 की स्पीड पे हमने अपनी डिस्कवर भगाई। रेस्ट करने का हमारा यही तरीका, साइकिल को या तो पत्थर के सहारे से खड़ा कर दो या फिर गिरा दो। कुछ और नोमैड लोगों के कैंप। एक ट्रक आ रहा है लद्दाख की लेह की तरफ से। पहाड़ों के नीचे आप देखिए सड़क, और पहाड़ों के कलर आप देखो, कोई लाल कलर, काला कलर, पीला कलर, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। और ऊपर से फिर धूप और छाँव के जो शेड्स हैं वो देखो। यहाँ पे तो असली मज़ा ना ठहर के देखने में है। लद्दाख अगर जा रहे हो तो ठहरते नहीं है लोग बाग, ठहर के देखने में है असली मज़ा। ये देखो, ये मोरे प्लेन का हिस्सा है और सड़क दूर दूर तक एकदम से प्लेन रास्ता है। और ये पहुंच गए हम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट साइड मनाली सरचू। मैं अभी उसी सड़क से आया हूँ, उसी तरफ से, मनाली सरचू की तरफ से। और लेफ्ट साइड में जा रहा है ये माहे और शोकार, और पीछे की तरफ जा रही है डेबरिंग उपसी। तो इस जगह को हम बोलते हैं शोकार मोड़। ये डेबरिंग के पास है, डेबरिंग से 3-4 किलोमीटर पहले। लगभग यहाँ पे आके मोरे प्लेन खत्म हो जाता है। और अभी मैं पांग से 40-50 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। तो चलो अब मैं एक बार मोरे प्लेन की आपको जियोग्राफी समझा देता हूँ। असल में ऐसा है कि देखो, बारिश वगैरह तो होती नहीं है, इस वजह से कोई बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी नहीं है लद्दाख में, है ना। है लेकिन ये जो मोरे प्लेन का जो एरिया है ये असल में एक रिवर बेड है ना। तो बारिश नहीं होने की वजह से या फिर स्नोफॉल कम होने की वजह से इस रिवर बेड में कोई पानी फ्लो नहीं होता है। लेकिन कुदरत ने तो इंतजाम कर रखा है, पानी नहीं फ्लो हो रहा है, बारिश नहीं हो रही तो क्या हुआ, कुदरत ने तो इंतजाम कर रखा है पानी का। तो हल्का हल्का सा स्लोप है। जैसे हम पांग 4500 मीटर, उससे 5 किलोमीटर आगे 4700 मीटर, और 4700 मीटर पे जैसे ही हम मोरे प्लेन्स स्टार्ट हुआ तो वहाँ से 40 या 50 किलोमीटर बाद ये जगह आती है जिसे मैं बोलता हूँ शोकार मोड़। ये जगह आती है 4600 मीटर पे, 4700 मीटर और 40 किलोमीटर बाद 4600 मीटर, यानी कि हल्का हल्का सा डाउन है, समझ रहे ना, हल्का हल्का सा डाउन है। और ये जो 1-2 किलोमीटर चौड़ा रिवर बेड है, ये इस रिवर बेड के अंदर से सड़क बना रखी है। तो अब पानी वानी तो है नहीं, क्योंकि वही हमने बताया आपको इसका रीज़न। तो इस वजह से ये जगह एकदम से प्लेन लगती है। ये असल में रिवर बेड है, एक सूखी हुई नदी का बेड है। किसी वजह से अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो इसमें पानी फ्लो होने लगेगा। रिवर बेड के अंदर से उन्होंने सड़क बना रखी है। अब क्या है कि यहाँ से धीरे धीरे फिर डेबरिंग, तंगलंगला, उनकी चढ़ाई शुरू होने लगती है। यानी कि पांग से हल्के हल्के नीचे आए थे 40 किलोमीटर तक, और फिर 20-30 किलोमीटर तंगलंगला तक ऊपर चढ़ेंगे। तो ये जो जगह है ऐसे ऐसे करके, ये वो हो गया ना, सबसे निचला पॉइंट हो गया ये। इधर 4700, उधर 5300, और बीच में ये है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं शोकार मोड़ पे, ये जगह हो गई 4600 पे। अब यहाँ से तंगलंगला की तरफ से पानी आएगा या फिर पांग की तरफ से पानी आएगा, वो दोनों तरफ से आके इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर शोकार लेक में जाएगा। शो की स्पेलिंग है TSO, शो। बहुत सारे लोग तसो भी बोलते हैं, लेकिन ये शो है। शो बोलते हैं झील को, लद्दाख में, तिब्बत में, कहीं पे भी। तो शोकार मतलब कि कार लेक, ठीक है, तो मैं इसे शोकार ही बोल लूँगा। इसी तरह की एक लेक है शो मोरिरी, TSO तसो MORIRI, शो मोरिरी। वो काफ़ी बड़ी लेक है और वो फेमस भी है। पेंगोंग शो, पेंगोंग के साथ भी शो लगाते हैं, पेंगोंग लेक। इसी तरह की एक लेक है शोकार, तो वो यहीं पे पास में। मैंने फिर डिसाइड करा कि यहाँ पे आ गया हूँ, टाइम बचा हुआ है। देखो मैं आज दोपहर होने तक 40-50 किलोमीटर साइकिल चला चुका था, ज़्यादा मेहनत लगी नहीं। शुरू में 5 किलोमीटर की चढ़ाई थी, उसके बाद तो प्लेन ही प्लेन मिला। यहाँ आके मेरा इरादा करा कि यार 20 किलोमीटर दूर शोकार लेक है, चलो चलते। अब 20 किलोमीटर में भी कोई वो नहीं था, कोई चढ़ाई बढ़ाई नहीं थी, क्योंकि वही रिवर बेड है। वो इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, और वो मतलब पानी नहीं आ रहा है, समझ रहे ना। कुदरत ने केवल इंतजाम कर रखा है पानी के आने का।
एक सूखी हुई रिवर इधर से, एक सूखी हुई रिवर इधर से है, और दोनों में अगर पानी आया तो कहाँ जाएगा, वो ऐसे आके फिर शोकार लेक में जाएगा। ठीक है, पानी नहीं है लेकिन इंतजाम कर रखा है कुदरत ने कि जी, समझ गए ना। तो शोकार लेक एक लोकड लेक है, उसमें चारों तरफ से इसी तरह बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है या नहीं आता है, वो चारों तरफ से 50-60 किलोमीटर दूर दूर से इसी तरह की नदियों से, नालों से, सूखी नदियों से, सूखे नालों से पानी आता है। मानसून में थोड़ा बहुत पानी आ गया, नहीं आया, इसी तरह से स्नोफॉल तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत स्नोफॉल होगा, वो बर्फ़ भी पिघलेगी, उसका थोड़ा बहुत पानी आएगा। अभी हम इसी लेक पे चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ टेंट थे, कैंप थे नोमैड लोगों के। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान यहीं पे पटक दिया, रात रुकने का इरादा मेरा यहीं पे था। मैंने उनसे बोल दिया कि भाई मैं लेक जा रहा हूँ, 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है। तो वो भी लगभग प्लेन ही है, मुझे पता था, मैंने गूगल मैप की पूरी स्टडी कर रखी थी। तो चल पड़ा मैं, खाली साइकिल थी, बढ़िया मस्त एकदम चलता गया। तो ये सड़क आप देख लो, ये शोकार जाने वाली सड़क है। ये मनाली और लेह हाईवे का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग ही सड़क है। इसी सड़क पे अगर आप आगे चलते जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, सोमोरिरी पहुँच जाओगे। बताऊंगा मैं, पूरे विस्तार से बताऊंगा यहाँ की ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये शोकार जाने वाली सड़क है, बिल्कुल खाली सड़क। मुझे शायद 1-2 ही गाड़ियाँ मिली इस 20 किलोमीटर के रास्ते में। मनाली वाले हाईवे पे तो काफ़ी ट्रैफिक था, शाम का टाइम था, नोमाड लोगों की भीड़ें वगैरह थी और अच्छी लाइटिंग, सूरज भी ठीक था, कभी कभी बादल आ जाते, वही सब चल रहा था आज पूरे दिन। बारिश वगैरह तो नहीं हुई थी लेकिन बादल थे आसमान में अच्छे खासे। ये देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो लगभग लोअर सेंटर हिस्से में पानी दिख रहा है, तो वो शोकार लेक का थोड़ा सा पानी है। आगे बढ़ो, ये लेक दिख रही है नीचे, लेक जैसी नहीं लग रही होगी आपको, बेकार सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल लेक है, नीचे पहाड़ों के एकदम नीचे, पहाड़ों की तलहटी। और एक गांव दिख रहा है आपको पहाड़ों की तलहटी में, उस गांव का नाम है थुकजे। वहां पे एक गोम्पा भी है, उस गोम्पा को बोलते हैं थुकजे गोम्पा। तकरीबन 20 किलोमीटर है मनाली वाले हाईवे से, और मुझे 1.5 या 2 घंटे, नहीं, हाँ 1.5 या 2 घंटे लगे आराम से जाने में। एक ये देखो, उधर कहीं का नज़ारा है। और ये गधे हैं जी, जंगली गधे, इन्हें बोलते हैं क्यांग। इस तरह के जंगली गधे हमारे गुजरात में मिलते हैं कच्छ के रण में, उन्हें घुड़कर बोलते हैं। लद्दाख वालों को क्यांग बोलते हैं। दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो अलग हो गए। ये शोकार की तरफ जाती हुई सड़क, अच्छे अच्छे नज़ारे, नीला आसमान, हरी भरी ज़मीन। अब हरी भरी तो आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे तो दिख रही है। ये देखो एक और नज़ारा। और ये पहुंच गया मैं थुकजे गांव में। थुकजे गांव आपको उजाड़ सा लग रहा होगा, असल में उजाड़ नहीं है, ये आबाद गांव है। और एक आध को यहाँ पे होम स्टे भी है। लद्दाख के हर एक गांव में आपको होम स्टे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी 1-2 होम स्टे है। मैंने एक दुकान में बैठ के फिर चाय वगैरह भी पी थी। ये रहे देखो, कैंप वगैरह हैं, 2-3 कैंप हैं। उस टाइम ना थुकजे गांव से आगे जाने के लिए, यानी कि सोमोरिरी की तरफ जाने के लिए परमिट लगता था। आज भी परमिट लगता है, परमिट की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे जब परमिट चेक करते हैं चेक पोस्ट पे, मैंने कहा जी मुझे तो बस ये शोकार लेक देखने जाना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई चले जाओ, 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो गांव से फिर 4 किलोमीटर आगे उन्होंने बिना परमिट के मुझे जाने दिया। ये लेक के अंदर का ही है, कुछ वाइल्ड मतलब बर्ड वाचिंग भी है, पक्षियों के नाम वगैरह तो मुझे नहीं पता है क्या क्या नाम है। चलो मैं आपकी यहाँ की भी, इस लेक की भी मैं आपको जियोग्राफी बता दूँ। मैंने बताया आपको कि ये बिल्कुल, इसमें एग्जिट नहीं है, पानी आ सकता है जा नहीं सकता। तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत थोड़ा पानी आएगा, बारिश वगैरह होगी, बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो आएगा। चारों तरफ इसके सूखी हुई नदियाँ जिनसे पानी नहीं आता है, तो उन्हीं पानी नहीं आने वाली नदियों से थोड़ा बहुत पानी आ गया तो इस लेक में आके पानी इकट्ठा होता रहता है। अब पानी फिर वो भाप से उड़ता है, ठीक है। सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी फिर उड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी उड़ जाता है, ठीक है जी। होगा क्या, पानी में नमक बनना शुरू हो जाएगा, पानी नमकीन। तो ये नमकीन पानी की लेक है। यहाँ पे जो है नमक की खेती होती है, यहाँ पे नमक का प्रोडक्शन होता है आज भी। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक हुआ करती थी ये, क्योंकि लद्दाख में नमक नहीं मिलता। चारों तरफ मीठे पानी का स्रोत है, चारों तरफ मीठे पानी की नदियाँ, मीठे पानी की झीलें हैं चारों तरफ। एक आध कोई झील नमकीन पानी की है, शोकार की तरह की। तो यहाँ से फिर
लद्दाख में और तिब्बत तक में नमक की सप्लाई होती थी। सबसे कीमती चीज़ हुआ करती थी लद्दाख में नमक। पहले व्यापार हुआ करता था तो वहाँ से ऊन बाहर भेजते थे और वहाँ से नमक मंगाते थे। हर चीज़ लद्दाख में मिल जाती थी खान, लेकिन नमक तो भाई बाहर से आता था। ये छोटी सी लेक से उतनी सप्लाई नहीं होती थी कि नमक तिब्बत भी चला जाए या फिर लद्दाख में भी चला जाए, दूसरी जगहों पे चला। तो आज भी वहाँ पे नमक है, लेकिन अब उस लेक पे नमक की डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बाहर से इतना सारा नमक आ जाता है। तो कुल मिला के नमक एक नमकीन पानी की झील है, नमक का प्रोडक्शन होता है। बाकी झीलें देखो मीठे पानी की है। पैंगोंग भी शायद नमकीन पानी की, लेकिन उसमें नमक का प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि पैंगोंग से भी कोई पानी की एग्जिट नहीं है। पैंगोंग लेक जो है उस वो भले ही 100 किलोमीटर लंबी झील हो, भले ही वो 70-80 किलोमीटर चाइना में हो, 20-30 किलोमीटर भारत में हो, भले ही वो इतनी लंबी चौड़ी झील हो, लेकिन उसमें पानी का एग्जिट नहीं है। पैंगोंग में पानी बस आता है, उसमें चारों तरफ से आ जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा कहीं से कहीं भी। तो ऐसी ही बहुत सारी झीलें हैं हमारे लद्दाख में, तिब्बत में। छोटी छोटी झीलें भी है, बड़ी बड़ी भी है। तो शोकार का मैंने आपको ज्योग्राफी बता दी। अपनी साइकिल यहीं पर टिकाई, पानी की बोतल, पंप और पंचर किट लेके मैं चल पड़ा। पत्थर के किनारे साइकिल टिकाई और अपना यहीं पर फोटोग्राफी करी 1-8 घंटा, फिर मैं वापस चल पड़ा। ये अपनी एक सेल्फी ली पत्थर पे कैमरा रख के। ये ना भेड़ है, भेड़ का सींग, और इसका कुछ टोटका वोटका होता है, घर के बाहर लगा के रखते हैं, घर की चौखट पे लगा के रखते हैं। तो कुछ होता है इनका टोटका बहुत लोगों का। ये देखो आप क्यांग, थुकजे के आसपास। अच्छा, अब क्या है क्यांग की कहानी। क्यांग यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाई अल्टीमेटली है तो ये झील ही, भले ही उसमें पानी उतना ना हो, पूरे झील एकदम भरी हुई ना हो, भले ये कोने में पानी हो, लेकिन पूरा जो एरिया है, जो झील का जो एरिया है, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, प्लेन एरिया जो है, उसमें नमी तो बनी रहती है। अगर आप थोड़ा सा भी खोद दोगे तो पानी निकल जाएगा। तो उस नमी की वजह से यहाँ पे घास बहुत होती है। तो उस घास की वजह से यहाँ नोमैड लोग भी बहुत सारे हैं। क्यांग वगैरह आपको मिल जाएंगे, जंगली गधे। अच्छा, ऐसा हुआ इन गधों ने ना मुझे डरा दिया। हुआ ये कि सामने से मोटरसाइकिल आ रही थी, मोटरसाइकिल लगा के गधे भागे आ रहे। अब मुझे पता नहीं कि यार ये गधे हैं क्या, क्योंकि दूर थे काफ़ी और ये भागे आ रहे सड़क के किनारे पैरेलल। तो धूल उड़ रही। अब कुछ लद्दाख में ना कुछ वो साइट का कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो छोटी चीज़ बड़ी दिखती है, बड़ी चीज़ छोटी दिखती है, कुछ ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा कि यार ये वो हैं, कुत्ते हैं, और वो कुत्ते मोटरसाइकिल का पीछा कर रहे हैं। मुझे सही में ऐसा लगा कि कुत्ते जो मोटरसाइकिल का पीछा कर रहे हैं सड़क के पैरेलल भाग भाग के। तो मैं डर गया कि यार ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, मोटरसाइकिल मेरी तरफ आ रही है, कुत्ते भी मेरी तरफ आ रहे हैं, 5-6 कुत्ते हैं यार, मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे फाड़ के खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने कुत्तों को गधों में बदल दिया। नज़दीक आए तो पता चला गधे हैं, और वो मोटरसाइकिल से डर के मोटरसाइकिल के आगे आगे भाग रहे थे। आज की हमारी यात्रा इतनी थी। पांग से चले, मोरे प्लेन पार करा, शोकार लेक गए, और वापस आके मनाली हाईवे पे अपना जहाँ पे कैंप में हमने सामान रखा था वो वहीं पे जो था रेस्ट कर लिया। अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे तंगलंगला की तरफ। तो तब तक देखते रहिए। और क्या कहना था? कुछ नहीं कहना। बाय बाय।